हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय तिवारी। तो आज का तो हमारी चैनल टेक्सास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी ऑन एनजीओ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी जीएसटी है तो ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल है। बट हम बात करेंगे आज, वो बात करेंगे जीएसटी ऑन एनजीओ। तो एनजीओ में भी क्या होता है कि किसी चीज़ पे आपको छूट दी गई है, यानी कि एग्जम्पशन दी गई है जीएसटी काउंसिल द्वारा। हाँ, तो सो गाइस, तो आज हम देखेंगे इसके कुछ प्रोविजंस, कुछ क्राइटेरिया जो कि आपके फुलफिल होने चाहिए तो ही आप वहाँ से छूट ले सकते हैं जीएसटी से। और जैसे कि आपका हो गया, पहले तो 2 क्राइटेरिया होता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपका ट्रस्ट है वो 12AA एंड 80G के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपका एनजीओ जो भी ट्रस्ट है वो चैरिटी के लिए काम करना चाहिए, मतलब वो उसी फील्ड में इंगेज होना चाहिए, ना कि उसके नाम पे और कोई वो काम करे। हाँ, तो इन 2 क्राइटेरिया के भी अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी वो सर्विसेज हो तो वो हो सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर और पब्लिक हेल्थ, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक हेल्थ। लाइक जैसे कि कोई, अब मान लेते हैं इसको पब्लिक हेल्थ के बारे में। जैसे कि आप जान रहे हैं कि एक HIV हो गया, एड्स हो गया, तो जिनके लिए कई सारे जो हमारे ट्रस्टी हैं, मतलब ट्रस्ट हैं, एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, ताकि ये इसको ठीक किया जा सके या फिर इसको कम किया जा सके। और सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं कि जो भी कोई बीमार व्यक्ति हो या फिर जो भी कोई फिजिकली डिसेबल या फिर मेंटली हो, तो उसके लिए कई सारे एनजीओज होते हैं जो कि काम करते हैं इस फील्ड में। तो उनको, मतलब ये सब क्राइटेरिया है, मतलब इनके बिहाफ पे आप एग्जम्पशन ले सकते हो। और इसमें कई सारे हो गए, जैसे कि ऑर्फनेज हो गया या फिर होमलेस पीपल हो गया, मतलब जिनके पास घर नहीं है, द्वार नहीं है रहने के लिए। तो कई सारे होते हैं जो कि काम करते हैं इस फील्ड में, ताकि उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। इसमें ये भी आप मान सकते हो कि जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि मतलब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, तो कई सारे होते हैं जो कि इसमें काम करते हैं। होमलेस। और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब मान लीजिए कोई भी बंदा जो ड्रग्स का आदी हो या फिर अल्कोहल का आदी हो, तो कई सारे एनजीओज हैं जो इस पे भी काम करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रिजर्वेशन यानी जो भी एनजीओज हैं हमारे, वो वाइल्ड लाइफ पे काम करते हैं, या फिर जो फॉरेस्ट होता है उसको बचाते हैं, या फिर जो पानी वानी होता है जो हम लोग वेस्ट करते हैं, तो उनको वो लोग गाइड करते हैं कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, आप इतना मतलब वेस्ट ना करो। जो भी स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं कई सारे एनजीओज, ये आपने देखा होगा कि मतलब जो भी एनजीओज होते हैं, कई सारे सिटी हो गए, जैसे कि हम कई सारे मेट्रोपॉलिटन, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, ETC, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा, जो कि ये सब क्राइटेरिया हैं। अगर ये सब आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप जीएसटी में छूट ले सकते हो, यानी एग्जम्पशन ले सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक था जीएसटी ऑन एनजीओ। अब इसमें एक और टॉपिक है जीएसटी ऑन एनजीओ अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि ये भी इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आते हैं आपके कई सारे फॉर्म्स आते हैं, कई सारे इसमें भी अंदर क्लॉज आते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे
इसके अंदर होने वाले जीएसटी और एनजीओ अंदर इनकम टैक्स के अंदर जो भी छूट होने वाला है या फिर इसके अभी कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इसके अंदर भी कुछ फॉर्म्स होता है जो कि हम दिखा के छूट ले सकते हैं। तो आइए हम उसी के बारे में बात करते हैं। जो भी मैक्सिमम एनजीओज होते हैं वो फॉर्म 12A एंड 80G के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें ही मैक्सिमम चीज़ें होती हैं जो कि आपको एग्जम्पशन मिलती हैं। तो इसके अंदर भी बेनिफिट्स हम देखते हैं कि इसके अंदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं एनजीओज के। बेनिफिट्स अंदर हाँ, इसका आप बात करेंगे बेनिफिट्स अंदर आईटी एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पर्सन और एंटिटी डोनेशन को तभी अवेल कर सकता है जब उसके पास 80G एंड 12A का सर्टिफिकेट हो। एंड सेकेंड पॉइंट आपका ये हो गया कि जो भी पर्सन है जो भी डोनेशन करता है तो उसको 50% अपने टैक्सेबल इनकम पे, जो भी उसका टैक्सेबल इनकम बनता है तो उसको उस पर छूट मिल जाती है। और थर्ड पॉइंट ये है आपका कि जो भी गवर्नमेंट होती है, अगर गवर्नमेंट से आपको फंडिंग लेना हो तो उसके लिए भी ये फॉर्म होना आपके पास कंपलसरी है, 18G एंड 12A। और भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वो सब ऑलरेडी फुलफिल होने भी चाहिए तो वही आपको मिलेगा, अदरवाइज इसके बिना आपको मिल नहीं पाएगा, आपको गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया कि किसी भी एनजीओ को कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर इसके पास ये फॉर्म हो, ये 12A एंड 80G वाला। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये 12A एंड 80G, तो इसको हम कैसे अवेल कर सकते हैं। तो इसके भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं। हाउ टू अवेल 80G एंड 12A सर्टिफिकेट। इसका पहला पॉइंट, तो इसका पहला पॉइंट ये होता है कि जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी एनजीओज है वो प्रॉपर इसी फील्ड में काम करने चाहिए। अगर और किसी फील्ड में वो काम करें तो उनको इस केस में ये जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल भी हो सकता है। एंड सेकंड, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो भी एनजीओज के खर्चेज होते हैं, जो भी जहाँ से पैसा आया रहता है वो सब प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। अगर एक भी पैसा इधर उधर हुआ तो हो सकता है कि आपका ये सर्टिफिकेट जो भी है ये आपका कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। इसमें आप ये भी दिखाएंगे कि कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं और कहाँ कितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं। तो बात करें तीसरा पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी एनजीओ किसी कास्ट पे या फिर किसी रिलीजन पे ना बना के वो सोशल वेलफेयर के लिए वो बना हो। अगर इस केस में अगर कोई एनजीओ किसी कास्ट के लिए बना हो या फिर कोई और भी चीज़ के लिए बना हो तो उस केस में ये चीज़ फुलफिल हो नहीं पाएगी, इसलिए आपका कैंसिलेशन भी हो सकता है। तो इसका फोर्थ पॉइंट ये है कि जो एनजीओज है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोशल वेलफेयर के लिए, एंड उसका जो भी पैसा आना चाहिए वो डोनेशन के थ्रू आना चाहिए, तो ही आपको ये रजिस्ट्रेशन आप ले पाएंगे। सो अगला पॉइंट ये है कि अब बात करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है 80G और 12A वाला जो सर्टिफिकेट है तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ताकि आप रजिस्ट्रेशन वो चीज़ को आप कर पाएँ। हाँ, हम देखें, अब देखते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बोथ सेक्शन अंडर 80G एंड 12A। हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला आपके पास जो ट्रस्ट है उसका डीड होना चाहिए, एंड सेकेंड हो गया आपके पास MOA होना चाहिए, एंड MOA या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ वो होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट आपका जो भी लैंडलॉर्ड है जहाँ पे आपने ये चीज़
करा हुआ है तो उसका एक NOC लेटर होता है, NOC, वो आपके पास होना चाहिए। एंड तीसरा होता है जो भी NGOs हैं तो उनके एक पैन कार्ड होता है सेपरेटली, तो वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट में आपका हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर बिल, LPG जो भी होते हैं। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन की कॉपी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कॉपी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। एंड नेक्स्ट पॉइंट में जो भी आपके डोनेशंस आ रहे हैं, उनका एक प्रॉपर में आपको बताना पड़ेगा कि, और उनका एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, उनका प्रॉपर पैन नंबर होना चाहिए, ताकि आप दिखा सके कि हाँ इन लोगों ने इतना पैसा डोनेट किया हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट, आपको कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप इस फील्ड में हैं और ये आप काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर का, और तो ही आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स ये सब रिक्वायर्ड है। अभी इसमें 1-2 डॉक्यूमेंट और आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर ग्रांटेड। एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए जो कि रजिस्ट्रार ने जो ग्रांटेड किया होता है, एक आपको वो इसमें लगेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट ये है आपका कि एक आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट लगेगा लास्ट में कि आपने, वो भी 3 साल का, कि आपने 3 साल में कितना ग्रोथ किया है और कौन कौन से काम किए हुए हैं, और जो भी फंडिंग आई है कहाँ से आई है, उसका एक प्रॉपर सीट होना चाहिए, प्रॉपर व्यू होना चाहिए। तो ही आप, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके अंडर में। सो आज का हमारे वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।